सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के आर्टिजन ग्रेड 4 के क्वेश्चन पेपर को जो है डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें ट्रेड की, तो ये फिटर ट्रेड का क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम डेट की बात करें तो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 8/10/2025 को, यानी कहा जाए ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके BHEL वैकेंसी के लिए और साथ ही जो अदर डिपार्टमेंट हैं उनकी वैकेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। यदि यहाँ पर बात करें टोटल क्वेश्चन पेपर की, तो 120 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, जिसको 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया था। पार्ट फर्स्ट जो था आपके ट्रेड थ्योरी से था, तो उसमें जो है टोटल 70 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकंड पार्ट जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसमें ईडी वगैरह होता है, तो ईडी से जो है टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे गए और वहीं पर 20 क्वेश्चन आपके मैथ एंड रीजनिंग से पूछे गए थे, यानी टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए। तो इन 120 में से 100 क्वेश्चन को, यानी जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है और साथ ही ट्रेड वाला क्वेश्चन है, तो उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रेड थ्योरी की। यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रेड थ्योरी, तो इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है, तो इनको डिस्कस करते हैं। उससे पहले चैनल में यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम में ऑलरेडी ये अपलोड है, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि स्क्रू पिच गेज के ब्लेड बनाने के लिए आमतौर पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यानी जो आपका स्क्रू पिच गेज होता है उसका उसको बनाने में किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो थिन स्प्रिंग स्टील सीट, यानी जो पतली इस्पात होता है, स्टील होता है, उसकी सीट से बनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन की ओर चलेंगे क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर दूसरे नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्राइंडिंग व्हील को माउंट करने से पहले रिंग टेस्ट का उद्देश्य क्या है। यानी किस उद्देश्य से रिंग टेस्ट किया जाता है। तो वो चेक किया जाता है कि हमारे जो व्हील है उसमें क्रैक्स वगैरह तो नहीं है। क्रैक्स को चेक करने के लिए जो है हमारे रिंग टेस्ट व्हील का किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तुल आरा, यानी सर्कुलर सा जो आपका होता है, उसका वह भाग जिसका उपयोग क्रॉस कटिंग के दौरान कार्य वस्तु यानी वर्क पीस को गाइड करने और होल्ड करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे माइटर गेज कहा जाता है, जिससे मीटर गेज भी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था कि आपका जो एक सेंसिटिव या बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है उसकी RPM कितनी होती है। वह 2000 से 3000 RPM के बीच होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि किसी मशीन सेक्शन के दृश्य सर्वेक्षण यानी विजुअल सर्वे में पहला चरण क्या होता है। तो किसी मशीन सेक्शन के दृश्य सर्वेक्षण यानी विजुअल सर्वे में सबसे पहले यही देखा जाता है कि उसमें लीक, स्थिल यानी ढीले पुर्जे, शिथिल यानी ढीले पुर्जे और असामान्य संकेत को ढूंढना होता है, खोजना होता है कि उसमें कोई लीकेज नहीं है, ढीले पुर्जे नहीं है, यही सब पहले देखा जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट मटेरियल इज टाइपिकली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर होल गेज। जो आपके होल गेजेस होते हैं उनका उपयोग किस मटेरियल से बनाने में किया जाता है। तो वह हार्डेंड स्टील। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ काउंटर बोरिंग। जो आप काउंटर बोरिंग ऑपरेशन होता है जिसमें होल के ऊपरी सिरे को हम क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसका जो है प्राइमरी पर्पज, प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो वही होता है टू प्रोवाइड ए फ्लैट सिटिंग सरफेस अराउंड ए होल। हमारे जो है जो आपका होल है उसके आसपास जो है फ्लैट सीट प्रोवाइड करना।
ताकि हमारा हेड बोल्ट का हेड प्रॉपर बैठ जाए। ठीक है, तो यही पर्पज होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर प्रॉपर इसको बोल्ट को हेड को स्थान देने के लिए देना चाहिए, लेकिन उसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर दिया गया है। अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या बोला गया है कि ए जॉइंट फॉर्मेट बाय ज्वाइनिंग द एजेस ऑफ टू प्लेट इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड एज। यानी जो है बोला गया है कि एक ऐसा जॉइंट बनाया गया है जिसमें उसके एज जो है, किनारे जो है, दो प्लेटों के साथ जोड़े गए हैं, लेकिन सेम प्लेन पर। जैसे मान लीजिए एक प्लेट आपकी ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई और इनको यहाँ पर जोड़ दिया जाए, तो वह आपका कौन सा जॉइंट कहलाएगा? वह बट जॉइंट कहलाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ाकर जॉइंट किया जाए, जैसे मान लीजिए ये अब यहाँ पर जॉइंट किया जाए, तो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो वह लैप जॉइंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेम प्लेन में कहा गया है, इसलिए बट जॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि धातु कठोरण यानी मेटल हार्डनिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो उसका फर्स्ट प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो कठोरता और सामर्थ्य को बढ़ाना, यानी हार्डनेस और उसकी मजबूती को बढ़ाना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली विफलता यानी असेंबली फेल्यूर का एक सामान्य कारण है? तो देखिए यहाँ पर मिल जाता है बोल्ट को आवश्यक बड़ा घूर्ण से कम करना। ठीक है, यानी उसको कसना है। अगर उसको बड़ा घूर्ण से कम टाइट किया जाता है तो वो असेंबली फेल्यूर का कारण बन सकता है। बाकी अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो मैटिंग शाफ्ट का उचित संरेखण, ये तो होगा नहीं, सही है। गतिशील पुर्जों का सही स्नेहन, ये भी सही है। निर्दिष्ट ग्रेड के फास्टनरों का उपयोग, तो उसमें जो ग्रेड दिया गया है उसी के ग्रेड के अनुसार फास्टनर का उपयोग करेंगे, तो ये असेंबली फेल्यूर के ये 3 कारण नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि असेंबली फेल्यूर का एक कारण, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक पृष्ठ प्रमापी यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज का एक भाग नहीं है? तो हमारे यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्क्राइबर होता है, रॉकर आर्म होता है, स्नग होता है, लेकिन चक नहीं होता है। तो यही बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अत्यधिक प्रभरण यानी फीड असामान्य सिरा प्ररोध यानी एंड थ्रस्ट स्थापित करता है, ड्रिल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी जो आपका फीड है वह अत्यधिक किया जाए तो क्या होगा? तो वह छेनी का नो कोण यानी चीजल पॉइंट और कटिंग एज का टूटना हो जाएगा। कटिंग लिप्स जो होंगे वह जो है आपके टूट जाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन निवारक अनुरक्षण के प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो ये है नियोजित कार्यों के माध्यम से अप्रत्याशित विफलताओं को कम करना, आयुकाल को बढ़ाना, सुरक्षा और सुधार करना और लागत को नियंत्रित करना। ये हमारे निवारक अनुरक्षण का जो है प्राइमरी पर्पज होता है। दोस्तों वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रीवियस ईयर के पेपर लाते हैं और सॉल्व कराते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो हमारी मेहनत के लिए आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है 14 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अथवा उसका भाग ऑक्सीजन एसिटिलीन कर्तन यानी ऑक्सीजन एसिटिलीन कटिंग में प्रयुक्त नहीं होता? तो देखिए ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग में हम प्रेशर गेज का यूज करते हैं, सिलेंडर होता है, होज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोड वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि ये हमारी जो है गैस वेल्डिंग है और इलेक्ट्रोड का जो है आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। क्लियर?
अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आरे से सतत कर्तन क्षमता यानी कंटिन्यूअस कटिंग एबिलिटी होती है? तो वो जो है बैंड सा जो होता है पट्टी आरी, इसमें कंटिन्यूअस कटिंग होती है। ये कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पर आपका जो है जॉब मटेरियल होता है। जैसे आपने कहीं लकड़ी वाली आरी देखे हों तो उसमें राउंड शेप में ब्लेड लगी होती है और वो कंटिन्यूअस जो है इस डायरेक्शन में कटिंग करती रहती है। तो बैंड सा आपका पट्टी आरी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सर्कुल कंटूर सा, रेसिप्रोकेटिंग सा, सर्कुलर सा, ये जो है लिमिटेड स्पेस में जो है लिमिटेड टाइम में कटिंग करते हैं। बाकी वापसी स्टॉक में ये कटिंग नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि डायल वर्नियर कैलिपर की यथार्थता यानी एक्यूरेसी कितनी होती है? तो उससे हम 0.05 मिलीमीटर मिनिमम ले सकते हैं माप। ठीक है, तो यही डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि आसन्न चूड़ियों यानी एडजासेंट थ्रेड्स में संगत बिंदुओं के बीच अक्ष के समानांतर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे पिच कहा जाता है। ये जैसे मान लीजिए ये आपका कोई थ्रेड है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। तो आपने थ्रेड के एक चूड़ी का किसी का पॉइंट ले लिया और उसके जो है अगली चूड़ी के उसी पॉइंट को ले लेते हैं और इसको एक्सिस तो हमारा ऐसे बनेगा, तो एक्सिस के पैरेलल मापते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारे थ्रेड की पिच कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि नॉर्मलाइजेशन मुख्यतः किसका किया जाता है? तो हम नॉर्मलाइजेशन जो है यानी हीट ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस है। तो ये जो है हम फेरस मेटल पर करते हैं। लौह धातु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पैड ड्रिल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो बड़े व्यास का ड्रिल छिद्र करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन में 20 नंबर में बोला गया कि साइन बार का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो साइन बार का उपयोग जो होता है वह मेनली कोणों की जांच और सेटिंग के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि औद्योगिक कलर कोडिंग यानी इंडस्ट्रियल कलर कोडिंग में प्राथमिक उपचार पेटी जैसे सुरक्षा उपकरणों को चिन्हित करने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो पेटी के लिए आपने देखा होगा वर्कशॉप में जनरली हरे कलर में पेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक मशीन के लिए प्रत्येक 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले 4 बोल्टों की आवश्यकता होती है। अभीष्ट बोल्टों की कुल लंबाई कितनी होगी? तो अगर एक बोल्ट जो है 12 सेंटीमीटर लंबाई का है तो 4 बोल्ट कितने हो जाएंगे? 12 चौका 48 आपका निकल के आएगा। तो 48 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर 23 नंबर में कि पिलर प्रकार की ड्रिलिंग मशीन यानी पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लाइट ड्यूटी वर्क के लिए पिलर ड्रिलिंग मशीन का यूज किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यानी पृष्ठ कठोरण तकनीक का एक घटक नहीं है यानी सरफेस हार्डनिंग की? तो देखिए यहाँ पर टेम्परिंग आपकी सरफेस हार्डनिंग की प्रोसेस नहीं है। ये क्या है? ब्रिटननेस डिक्रीज करना और टफनेस इंक्रीज करने की एक प्रोसेस है जो कि नॉर्मली हार्डनिंग करने के बाद किया जाता है। बाकी आपका साइनाइडिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग ये सरफेस हार्डनिंग की प्रोसेस हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक की गणना करें डॉट डॉट सूत्र का उपयोग करके की जाती है और वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है। तो देखिए यहाँ पर एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन से जो है आपका क्या है लिस्ट काउंट निकाला जाता है, जो कि जनरली आपका क्या होता है, जनरली आपका 0.02 मिलीमीटर आपके वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। लेकिन ये आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन को BHL ने राइट आंसर माना है ए को
ठीक है। तो यहाँ पर तो एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, लेकिन इसको मानना चाहिए इन ऑप्शन को इस ऑप्शन को, लेकिन इसको इन्होंने BHL ने राइट आंसर माना है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 0.02 मिलीमीटर आपके लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलीपर का, तो उसके नज़दीक तो आपका यही है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस एक मेन स्केल डिवीजन उल्टा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन दिया है और 0.01 दिया है। तो हालांकि यहाँ पर इन्होंने शायद इसलिए डिडक्ट किया क्योंकि ये क्या है 0.02 मिलीमीटर से कम हो जाता है, तो उससे कम तो नहीं माप सकते हैं, लेकिन क्या है इससे ज़्यादा की माप तो ले सकते हैं, यानी लिस्ट काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसको राइट आंसर माना है। इसमें क्या है एक्यूरेसी उससे भी छोटी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है राइट आंसर ए ऑप्शन को माना गया है। तो दोस्तों एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपको लॉजिक भी लगाना पड़ता है। कई बार ऐसे जो है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी सेक्शन निरीक्षण में पाया गया है कि शाफ्ट दृश्य और NDT जांच में पास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपक को बेयरिंग विफलता यानी बेयरिंग फेल्यूर दर्शाता है। किस उन्नत निरीक्षण चरण का उपयोग किया जाना चाहिए? तो उस कंडीशन में कंपन विश्लेषण और संतुलन जांच करना चाहिए, तब उसका जो है जानकारी मिलेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओवर हॉलिंग ऑफ मशीनरी से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है कि मशीन को पूरी तरह से खोलना, साफ करना, मरम्मत करना और पूरा से जो है असेंबली करना, समायोजित करना। ठीक है, ये जो है हमारे मशीन के ओवर हॉलिंग का मतलब होता है। उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करना, इसके लिए खोल करके साफ करके ऑयलिंग ग्रीसिंग करके प्रॉपर उसी तरह से फिट कर दिया जाता है और उसे ही ओवर हॉलिंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक फीलर गेज लीफ पर सामान्यतः कौन सी सूचना अंकित होती है? तो फीलर गेज के लीफ पर जो है प्रत्येक लीफ की मोटाई यानी थिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल लीफ जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो है उसके थिकनेस फीलर गेज की लिखी हुई होती है, मार्किंग की रहती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तुल आरा यानी सर्कुलर सा का कार्य नहीं है? तो सर्कुलर सा से हम रिवेटिंग, ट्रेंचिंग, रिपिंग इनको कर सकते हैं, लेकिन जो है टैप नहीं चला सकते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि थ्रेड गेज को प्रारूप के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? तो प्लग स्क्रू और रिंग स्क्रू गेज के तहत जो है थ्रेड गेज को अलग किया गया है, क्योंकि प्लग और रिंग जो है दोनों गेजेस अलग रूप से हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन यानी संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन का एक लाभ नहीं है? तो ये कैरिज इससे संबंधित नहीं है, बाकी चाक, स्पिंडल, कॉलम ये जो है सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग में होते हैं, लेकिन कैरिज नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किस प्रकार की ऊष्मा उपचार प्रक्रिया के बाद प्रायः पायन यानी टेम्परिंग किया जाता है? तो जब हम मटेरियल को हार्ड कर देते हैं तो वह हार्ड होने के साथ साथ ब्रिटल भी हो जाता है, तो उसकी ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए हम जो है टेम्परिंग करते हैं। तो हार्डनिंग के बाद जो है टेम्परिंग किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि असमान कर्तन कोर और अनियमित बिंदु कोण वाले ड्रिल के आउट ऑफ लाइन चलने पर संभवतः किस प्रकार का छिद्र बनेगा? तो जब हमारे कटिंग एज जो होते हैं वह अनइक्वल हो जाते हैं और असमान बिंदु कोण यानी पॉइंट एंगल जो है सही नहीं होता है, असममित होता है, तो उस कंडीशन में हम ड्रिल करते हैं तो हमारा ड्रिल ओवरसाइज्ड बनता है। बड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 34 नंबर में कि दी गई आकृति में कौन सी वेल्डिंग तकनीक दर्शाई गई है? तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो है आपका फिलर रॉड है और ये वेल्डिंग नोजल है, ठीक है।
और यहाँ पर एंगल क्या बताया गया है कि आपका 30 से 40 डिग्री है और यहाँ पर आपका 40 से 50 डिग्री बताया गया है। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद इस एंगल से आपको पता चल गया होगा कि ये जो है राइट वार्ड बेल्डिंग के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर राइट वार्ड बेल्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यथार्थता यानी एक्यूरेसी तो वह 5 मिनट होता है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वायु चालित घन यानी जो है न्यूमेटिक हैमर में घन ताड़न यानी हैमरिंग की क्रिया डॉट डॉट द्वारा प्राप्त की जाती है। तो उसमें जो है हम कंप्रेस्ड एयर और भाप के प्रेशर द्वारा प्राप्त करते हैं न्यूमेटिक हैमर में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि स्पॉट फेसिंग यानी स्थानिक फलकरण स्पॉट फेसिंग प्रक्रिया प्रायः किस डॉट डॉट का उपयोग करके की जाती है। तो ये काउंटर बोल्ट टूल द्वारा जो है की जाती है। चाहे काउंटर बोरिंग की बात की जाए चाहे स्पॉट फेसिंग की बात की जाए, दोनों कंडीशन में जो है हम काउंटर बोर का उपयोग कर लेते हैं, काउंटर बोर टूल का। बाकी इसके लिए एक अलग से फ्लाई कटर आता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि मशीन रीमर का मुख्य कार्य होता है। तो यह मौजूदा छिद्र को बड़ा करना और फिनिश करना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ड्रिल होल्डिंग डिवाइस यूज्ड इन ड्रिलिंग आर। ड्रिलिंग में ड्रिल होल्डिंग डिवाइस का उपयोग क्या होता है। तो वह ड्रिल होल्डिंग डिवाइस यूज्ड इन ड्रिलिंग आर, तो मतलब ड्रिल होल्डिंग डिवाइस के अंतर्गत कौन यूज होता है। तो ड्रिल चक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ब्लू मैचिंग में प्रायः इस्तेमाल की जाने वाली रंजन सामग्री क्या है। तो वह प्रशियन ब्लू है। प्रशियन ब्लू का उपयोग जो है हम करते हैं, ये ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी गतिविधि ऑपरेटरों द्वारा स्वायत्त अनुरक्षण यानी ऑटोनोमस मेंटेनेंस के सर्वोत्तम रूप से निरूपित करती है। तो वह ऑपरेटर द्वारा मशीन की सफाई करना और उनका स्नेहन लुब्रिकेंट वगैरह करना जो है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक केमिकल डाई यूज्ड ए मार्किंग मीडियम इन विच ब्लू ब्लेस्ड कलर इन मिक्सड विथ मिथाइल्ड स्प्रिट इज। तो उसमें जो है मार्किंग ब्लू का उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्नेहन सर्वेक्षण के दौरान सही स्नेहक अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। तो स्नेहन चार्ट का उपयोग करना और स्नेहन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना, ये स्नेहन के दौरान सही स्नेहक का उपयोग करने की सबसे अच्छी विधि है, ये ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन सी गतिविधि निवारक अनुरक्षण का एक कार्य है। तो निवारक अनुरक्षण का कार्य है कि नियमित अंतरालों पर निरीक्षण और समायोजन करना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मेंटेनेंस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी तकनीशियन को M10 बोल्ट टाइटिंग के लिए मानक बल आघूर्ण मान की आवश्यकता होती है। कौन सा स्रोत सबसे उपयुक्त है। यह मशीन डिजाइन हैंडबुक या बल आघूर्ण तालिका से जो है आप देख सकते हैं इसमें कितने बल लगाने की ज़रूरत है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि द लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग मेथड यूज्ड इन गैस वेल्डिंग इज आल्सो नाउ एज। तो लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग को बैक वार्ड वेल्डिंग भी कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि डिजिटल माइक्रोमीटर में एक क्षण दीप्त डिस्प्ले यानी फ्लैशिंग डिस्प्ले दर्शाता है। तो यह बैटरी खत्म हो गई है उसको दर्शाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है
कि बेंच ग्राइंडर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बेंच ग्राइंडर का मेन पर्पज होता है कि धातु के औजारों का अपघर्षण, तीक्ष्ण और आकार देना। यानी जो है बेंच ग्राइंडर के साथ हम टूल का ग्राइंडिंग, तीक्ष्ण यानी उसके नोक को तीखा करना और आकार देने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि छिद्र वर्धन से पहले यानी रीमिंग से पहले ड्रिल किया गया छिद्र प्रायः बनाया जाता है, तो वह क्या है। रीमर से अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा बनाया जाता है ताकि रीमर को काटने के लिए मटेरियल मिले। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ड्रिल बिट के भंजन का क्या कारण है। तो उच्च प्रभरण दर, यदि हम हाई फीड रेट रखेंगे तो वहाँ पर ड्रिल बिट टूट सकता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि कठोर पदार्थों की ग्राइंडिंग के लिए व्हील डॉट डॉट होना चाहिए। तो यदि हम हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो व्हील है वह नरम ग्रेड यानी सॉफ्ट ग्रेड का होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अपघर्षक ग्राइंडिंग प्रोसेस में उपयोग किया जाता है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जो हमारे अपघर्षक होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एब्रेसिव टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल एब्रेसिव और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अपघर्षक ग्राइंडिंग प्रोसेस में उपयोग किया जाता है। बोरान कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड यानी हीरा जो है यहाँ पर प्राकृतिक अपघर्षक है जो कि ग्राइंडिंग प्रोसेस में उपयोग किया जाता है। बाकी ये सभी हमारे जो है आर्टिफिशियल एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से सिंपल पूछे जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका जो है यहाँ पर अलग हो जाता है, जिस वजह से आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में हार्ड होता नहीं है। अगर जिसका बेसिक थ्योरी कंप्लीट है, बढ़िया से मजबूत है, तो वो इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकता है। सेंटर पंच का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ड्रिलिंग से पहले छिद्र के केंद्र का अंकन यानी मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि मशीन रीमर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मौजूदा छिद्र का परिवर्धन और फिनिश करना यानी उसको जो है थोड़ा सा बड़ा करना और फिनिशिंग लाना, ये हमारे जो है मशीन रीमर यानी रीमर का ही वर्क होता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि लिमिट गेज का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो लिमिट गेज का उपयोग हमारे पुर्जे वास्तविक आकार बताएं, बिना बीमी सहिष्णुता को संतुष्ट करते हैं, यह जांचने के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि अत्यधिक चाल से ड्रिल के बाहरी कोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अगर अधिक स्पीड रखेंगे तो उसके ड्रिल के बाहरी जो कोने हैं, एजेस हैं, उन पर वियर यानी निघर्षण ज़्यादा होगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से कि ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो ये जो है एब्रेसिव कणों के लिए जो है एक साथ बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे व्हील क्या होते हैं, एब्रेसिव कण जो है छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनसे और बांड से मिलकर बना होता है। तो बांड हमारा क्या करता है, बांड हमारा ये जो छोटे छोटे एब्रेसिव कण होते हैं तो इनको क्या करता है, इनको जो है इकट्ठा करके बांधता है और बांड के ही ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो है व्हील कितना मजबूत है। ठीक है, तो ये आई थिंक हमने ऐसे फिगर बना दिया। तो जैसे ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर, तो इसमें क्या है, जो बूंदी बूंदी दिख रहे हैं ये छोटे छोटे एब्रेसिव कण है, लेकिन इनके बीच में जो है क्या है, हमारा बॉन्ड है जो एक दूसरे को एक साथ करके पकड़े रहता है। तो डी ऑप्शन
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेम्परिंग स्टील। तो उसके जो है ब्रिटनलेस को डिक्रीज करना, जैसे ही हम ब्रिटनलेस को यानी भंगुरता को कम करते हैं तो उसकी टफनेस जो है प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब ब्रिटनलेस ही नहीं रहेगी तो टफनेस ही रहेगा। जैसे आप मान लीजिए इसमें ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, दूध और पानी भरा हुआ है, लेकिन यदि हम दूध को अलग कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल पानी बचेगा ना। तो उसी तरह इसमें भी होता है कि अगर हम ब्रिटनलेस को घटा देंगे तो वहाँ पर टफनेस ही बचेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑयल होल ड्रिल यानी जो है ऑयल होल ड्रिल का मुख्य उपयोग क्या है। तो ये जो है डीप होल ड्रिलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, गहरी छिद्र ड्रिलिंग के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से कि शक्ति चलन घन यानी पावर हैमर का प्राथमिक रूप से किस प्रकार के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है जनरली फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि टैप ड्रिल आकार की गणना करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सरलतम विधि क्या है। तो उसकी सरलतम विधि की बात करें तो टैप ड्रिल का साइज बराबर होता है मेजर डायामीटर इनटू पिच होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इससे जो है 60% ही आपकी जो है चूड़ी कटती है, यानी 60% के साथ जो है यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ पिच को माइनस करने पर मेजर डायामीटर में आपका ट्रैप ड्रिल साइज निकलता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्लिंग ऑन द पेरीफेरी ऑफ ए रिंग गेज। रिंग गेज के परिधि पर जो है नर्लिंग करने का फंक्शन क्या है। तो एनहेंस ग्रिप ड्यूरिंग हैंडलिंग, जो है पकड़ने के दौरान उसमें ग्रिप बन सके, जब हम पकड़ते हैं तो उसमें ग्रिप बन सके, अच्छी पकड़ बन सके, इस वजह से नर्लिंग की जाती है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है 62 नंबर में कि 63 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा चूड़ी अंतराल प्रमापी यानी स्क्रू पिच गेज का एक कार्य नहीं है। तो स्क्रू पिच गेज से हम प्रोफाइल की जांच कर सकते हैं, मीट्रिक और इंच चूड़ियों में विभेद कर सकते हैं यानी जांच सकते हैं, चूड़ियों का अंतराल की पहचान यानी पिच माप सकते हैं, लेकिन प्रभावी व्यास को माप नहीं सकते हैं यानी इफेक्टिव डायामीटर को हम स्क्रू पिच गेज से नहीं माप सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कटिंग टूल, कौन सा कटिंग टूल है। तो ट्राई स्क्वायर स्क्राइबर वाइस ये हमारे कटिंग टूल नहीं है, लेकिन बैंड सा जो है ये हमारा कटिंग टूल के अंतर्गत आ जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वर्नियर कैलीपर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो वर्नियर कैलीपर का उपयोग हम जो है बाहरी माप के लिए देखिए 3 माप लेते हैं, अंदरूनी और साथ में गहराई, तीनों माप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाहरी और अंदरूनी तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, इसलिए आपका डेप्थ यानी गहराई जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि डिजिटल माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी कितना होती है। तो 0.001 मिलीमीटर होती है, ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये डिजिटल माइक्रोमीटर है, जबकि सिंपल माइक्रोमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात किया जाए तो उसका 0.01 मिलीमीटर होता है। तो राइट आंसर आपका डिजिटल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001 मिलीमीटर होता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि द वर्नियर स्केल इन ए वर्नियर माइक्रोमीटर प्रोवाइडेड। तो यानी जो वर्नियर स्केल है आपकी तो वह वर्नियर माइक्रोमीटर में प्रोवाइड की जाती है, किस वजह से। फंक्शन पार्ट ऑफ थिम्बल स्केल डिवीजन, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ थिम्बल स्केल डिवीजन, जो आपका थिम्बल स्केल डिवीजन होता है उसके भागों को जो है अलग अनुभाग बनाने के लिए, बांटने के लिए, फ्रैक्शन के लिए जो है किया जाता है। बी ऑप्शन
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके मेंटेनेंस से निवारक सर्वेक्षण में हैंडबुक और संदर्भ सारणी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सर्विसिंग के लिए, मानक डेटा और मान प्रदान करने के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि द मेन पर्पज ऑफ स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो टू मेजर द पिच डायामीटर ऑफ द थ्रेड। थ्रेड के प्रभावी व्यास को यानी पिच डायामीटर को मापना। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि स्नैप गेज की आकृति प्रायः आकृति सामान्यतः किस अक्षर के लेटर के समान होती है? तो वह सी लेटर के समान होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो है ट्रेड थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ 70 क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वह आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वाला पार्ट है। तो इसको भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ड्राइंग शीट साइज और ड्राइंग स्केल के बीच क्या संबंध है? तो देखिए, ड्राइंग शीट साइज और ड्राइंग स्केल का मतलब होता है कि शीट के अपेक्षाकृत बड़े साइज और अपेक्षाकृत बड़े स्केल की सुविधा प्रदान करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पिक्टोरियल ड्राइंग इज आल्सो नाउ एज ड्राइंग। तो पिक्टोरियल ड्राइंग को हम 3 डायमेंशनल ड्राइंग भी कहते हैं, जिसे आइसोमेट्रिक भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ इज द साइज ऑफ ए पाइप डेसिग्नेटेड। तो बाय इनर डायामीटर एंड थिकनेस, उसके आंतरिक डायामीटर और थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है आपके पाइप का साइज। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ड्राइंग शीट आमाप में सबसे छोटी होती है? तो देखिए, यहाँ पर आपकी ड्राइंग शीट की साइज का बात करें तो A0 सबसे बड़ी होती है, फिर A1, A2, A3 और A4। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी पूछा गया है, तो सबसे छोटी आपकी A4 साइज की ड्राइंग होती है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए A3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रॉपर साइज भी होता है, तो उसको भी ट्रिम्ड साइज, अनट्रिम्ड साइज आपको याद रखना। खासकर आपको परिष्कृत वाला ट्रिम्ड साइज ध्यान रखना है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोण द्विभाजक विधि का उपयोग करने का क्या लाभ है? यानी जो है कोण द्विभाजक विधि का, तो यह कोणों को विभाजित करने के लिए एक परिशुद्ध तरीका प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? तो समबाहु त्रिभुज जो होता है तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए कोण भी सभी बराबर होते हैं। तो एक कोण जो है 60 डिग्री का होता है और तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री के होते हैं। तो कुछ भी आप लोगों से अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पेंसिल से है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल ग्रेड सबसे कठोर यानी हार्डेस्ट होता है? तो देखिए, 9H जो होता है वह सबसे हार्ड पेंसिल के अंतर्गत आता है। और सबसे सॉफ्ट की बात करें तो 7B जो होता है आपका सबसे सॉफ्ट होता है। देखिए, H का मतलब होता है हार्ड और B का मतलब होता है बॉन्ड, और जो कि सबसे नॉर्मल यूज की जाती है तो 2H पेंसिल ही सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 46/24 का मान ज्ञात करिए। तो इसका जो है वर्गमूल आपको निकालना है, तो ये किसका है? 68 का है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि विमांकन में यानी एरो हेड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यह होता है 3:1। जैसे समझ लीजिए आपका ये क्या है, एरो हेड आप बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका एरो हेड बना हुआ है। तो अब इसकी यहाँ से लंबाई कितना है
और ये जो आपका मोटा यहाँ वाला भाग दिख रहा है, इसकी साइज कितनी होती है टोटल। तो इसको अगर मापने के लिए यहाँ ले जाएंगे तो ये क्या होता है, एक अनुपात में होते हैं। ये 3 होता है और ये 1 होता है, यानी इसकी ये वाली भाग लंबाई कहलाएगी और ये वाला भाग चौड़ाई कहलाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 होता है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चन मैथमेटिक्स से है कि ए बी 15 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 25 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज पर बी पर समकोण है, तो उसमें भुजा AC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका कोई समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर आपका इसमें जो है ये समकोण है, तो यहाँ पर बी है। अब इसको सी नाम दे दीजिए और इसको ए, या फिर इसको सी और इसको ए, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि ए बी बराबर आपका 15 सेंटीमीटर है, तो यानी ये वाली 15 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा की बात करें BC की तो 25 सेंटीमीटर है। तो आधार आपको पता चल गया, लंब आपको पता चल गया, लेकिन पता क्या करना है, कर्ण। तो आप लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर आधार स्क्वायर मिला है और लंब स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद जब ये स्क्वायर पक्षांतर में जाएगा उधर, तो उसका आपको वर्गमूल निकाल देना होगा, जो कि यहाँ पर 29.15 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि बिना माप यंत्रों के ड्राइंग बनाने के लिए शिल्पकार यानी क्राफ्ट्समैन जो होते हैं कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। तो ये जनरली आपने जब ITI किया था वहाँ पर आपको सिखाया गया होगा फ्री हैंड स्केचिंग क्या है। तो बी ऑप्शन में फ्री हैंड रेखा चित्रण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए नॉन फेरस मेटल। तो आपका एल्युमिनियम नॉन फेरस मेटल यानी अलौह धातु के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी आपका कास्ट आयरन, पिग आयरन, माइल स्टील, ये सभी जो है फेरस मेटल के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इसका फार्मूला जो होता है तो वह होता है ए क्यूब। तो अब जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर ए क्यूब बराबर आपका क्या हो जाए, सॉरी क्यूब है, बराबर आपका 216 है। तो अब इधर से आपका जाएगा तो क्या निकल के आएगा, आपका जो है 6 गुणे 6 गुणे 6 होता 6 छंग 36, 36 छक्का 216। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए मैथ मेरे को आती है लेकिन उतना बेहतरीन तरीके से नहीं आती। देखिए जब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं तो आदमी क्या करता है कि किसी भी तरीके से अपने माइंड से जो है एक्सप्लेन करके जो है उसका राइट आंसर निकालना होता है। तो राइट आंसर निकालना मेरे को प्रॉपर तरीके से आता है, लेकिन जो है एक्सप्लेन करना उतना बेहतर तरीके से नहीं आता है। ठीक है, तो अगर बोला गया है कि 4 टर्नर किसी कार्य को 300 घंटे में पूरा करते हैं, तो 6 टर्नर उसी कार्य को कितना पूरा करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके 4 टर्नर जो है कितने घंटे में पूरा कर रहे हैं, 300 घंटे में। तो 300 को 400 डिवाइड कर दीजिए तो एक का आपको जो है निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपका जो है 200 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप 4 है तो 4 से 6 बढ़ गए तो 1/3 यहाँ पर घट जाएगा, तो यहाँ पर 200 घंटे आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी। तो इसको भी आपको फार्मूले से निकालना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक्सटेंशन लाइनों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो एक्सटेंशन लाइन से हम जो है बीमाओं को इंगित करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि CGS प्रणाली में मरकरी के घनत्व का मान ग्राम प्रति सेंटीमीटर में कितना होता है।
तो उसका 13.56 आपका निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 के बराबर और 1 से कम या उससे अधिक हो सकता है। तो फर्स्ट प्रकार का जो उत्तोलक होता है उसमें ऐसा हो सकता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट टाइप ऑफ लेटरिंग रिकमेंडेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए लेटरिंग करने का जो है वहाँ पर कौन सा BIS ने सजेस्ट किया है। तो सिंगल स्ट्रोक लेटर का जो है BIS ने जो है सजेस्ट किया है, रिकमेंडेड किया है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फार्मूले से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जो कैलकुलेटिव नहीं है उनको डिस्कस करते हैं। किसी इंजन की यांत्रिक दक्षता को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ पर 1 HP बराबर सूचित अश्वशक्ति और IHP बराबर सूचित अश्वशक्ति और BHP बराबर जो है ब्रेक अश्वशक्ति दिया गया है। तो BHP बटा IHP के रूप में आपको जो है यांत्रिक दक्षता यानी मैकेनिकल एफिशिएंसी को एक्सप्लेन किया जाता। BHP बटा IHP होता है, यानी कहा जाए तो अश्वशक्ति बटा मतलब सूचित अश्वशक्ति बटा ब्रेकअप अश्वशक्ति। पारे का यानी मरकरी का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 357 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द जनरल एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूअस थिक लाइन। कंटिन्यूअस थिक लाइन तो विजुअल आउटलाइन आर एजेस आर एन ऑब्जेक्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाए, यानी ये विजुअल आउटलाइन होती है या फिर कहा जाए कि एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के किनारे पर बनाई जाती है। तो कंटिन्यूअस थिक लाइन के रिगार्डिंग राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज टू ड्रा परपेंडिकुलर लाइन विथ हाई एक्यूरेसी। तो परपेंडिकुलर लाइन आप सेट स्क्वायर से बना सकते हैं, कंपास रूल डिवाइडर इनसे नहीं बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ओरिएंटेशन मार्क और सेंटरिंग मार्क के बीच क्या संबंध होता है। तो ओरिएंटेशन मार्क और सेंटरिंग मार्क में से एक के साथ मेल खाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है आपके विशिष्ट ऊष्मा S वाले किसी पदार्थ के mkg को dt डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा किसके बराबर होगी। तो वह जो है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन प्रति इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को जो है वेग कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इमारती लकड़ी का एक गुणधर्म नहीं है। तो मधुगंध है, फाइबर का दृढ़ आसंजन है, कटिंग के समय सतह पर आरी के दांतों के निशान नहीं पड़ने चाहिए बल्कि यह चमकदार रहनी चाहिए, लेकिन इसमें शिथिल या मृत गांठ है यानी डेड नॉट और चटकन होनी चाहिए। ये जो है एक इमारती लकड़ी का गुण नहीं है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा रबर सल्फर की मात्रा बढ़ाकर और लंबे समय तक वल्कनीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो कठोर रबर में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन इन ड्राइंग। मतलब अलग अलग प्रकार की जो लाइन होती है वह ड्राइंग में प्रयोग की जाती है, लेकिन उसका पर्पज क्या होता है। तो टू कन्वे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब जो आपके क्वेश्चन हैं वो जो है रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के हैं, तो उनको डिस्कस नहीं करने वाले हैं।
बाकी इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाकर ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत मैं कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।